सुन लो भाई, चैप्टर 15 हमने पूरा पढ़ लिया, सही है। चैप्टर 16 का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें जो है वो हीट है और वर्क है, और एक और वर्ड आएगा इसमें टेम्परेचर। तो इससे पहले मैंने हीट और वर्क के बारे में कुछ बताया था। चलो शुक्र बताइए, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 16 है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें थर्म का मतलब क्या होता है और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। ये बात तो आपको समझ होती है, ठीक है। ये है ना मोलर एस्पेक्ट हीट। हाँ, ये पेपर में आ जाता। तो सुनो भाई, क्या ये कहना चाह रहे, सुन लो भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन दिस यूनिट वी एक्सप्लोर द की कांसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मोर स्पेसिफिक हीट concept form the basis for the understanding energy transfer and conservation within the system. Heat and work are fundamental modes of energy transfer influencing change in system internal energy. This is unit provider, पता नहीं क्या है। तो सिंपल सा रूल समझ लो पहले कि भाई अगर मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ तो उससे वर्क होता है हमेशा, ठीक है ना। कोई भी मैं हीट प्रोवाइड करूँ उससे क्या होगा, वर्क होगा। अगर हमें सिंपल एग्जाम्पल लें ट्रेन इंजन की, तो ट्रेन इंजन में क्या होता है, हम बार बार कोयले को डाल रहे होते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करता है, उससे इंजन चलता है। तो हीट से क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। और वर्क जब होगा, लेट सपोज हमारे पास जो हीट है, हीट है वो 100 जूल है। पेन चल रही थी ना, नहीं तो बोलिए, मैंने क्या बोली अभी जल्दी को, तुम्हें क्या पता भाई, हमें क्या पता, अभी बात चल रही है ट्रेन में, तो चाहे नहीं है। कितना कुछ बनाया। तो हीट लेट सपोज 100 जूल है, तो 100 जूल में से आपका जो वर्क होता है वो मिनिमम कितना होता होगा, 20 जूल होता होगा। अब बाकी जो है हमें पास कितनी बची, 80 जूल। ये आपकी होती है इंटरनल एनर्जी, या फिर वेस्ट भी हो सकती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो सिस्टम में आती है। अभी आप बाइक में पेट्रोल भरवाते हो 100 रुपए का, उसमें यूज कितना होता है, 30 रुपए का, 70 रुपए का आपके इंजन में यूटिलाइज हो जाता है। एक महीने बाद आप सर्विस करवाने जाओ तो क्या होगा, बाइक के अंदर पूरी ट्यूनिंग भी होती है, आवाज भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंजन के अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाती है और वेस्टेज करती जाती है। तो ये इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ लिखा हुआ है हीट, वर्क एंड थर्मल एनर्जी आर लिंक्ड बाय द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। द स्टडी ऑफ हीट वाज इन्वॉल्व्ड इन ओवर द सेंचुरी। सबसे पहले आइजैक न्यूटन आया, इसने कैलोरी के बारे में बताया। फिर आया जोसेफ ब्लैक, इसने बताया लैटेंट हीट के बारे में। फिर आया काउंट रमफोर्ड, इसने कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट बताई। फिर आया सैडी कार्नोट, इसने कार्नोट साइकिल बताई। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कार्नोट साइकिल। फिर आया जेम्स प्रेस्कॉट, उसने क्या बताया, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बताई। फिर आया रुडोल्फ क्लॉसियस, इसने कॉन्सेप्ट बताया कि इसका एंट्रोपी का। एंट्रोपी किसे कहते हैं, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। उसके बाद आया एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रोवाइड एविडेंस फॉर द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर की एटॉमिक थ्योरी के बारे में इसने बताया। तो ये इतना ज़्यादा डिटेल में आता नहीं है, इसकी एमसीक्यूज अगर आ गई तो आ गई, आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज ये टॉपिक इतना काम का नहीं है। सबसे पहले आ जाता है आपके पास थर्मल एनर्जी एंड वर्क। इंटरनल एनर्जी एंड वर्क इन थर्मोडायनामिक्स, thermal energy is associated with the internal energy system. Its transfer of thermal energy between the system due to a temperature difference. अब बात करते हैं हम थर्मल एनर्जी क्यों होती है, क्या रीजन है, ये बताओ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ हीट फ्लो। हीट फ्लोज spontaneously from a region of higher temperature to a region of a lower temperature. The rate at which a heat is transferred can be quantified using this equation. ये बात तो समझ आनी चाहिए कि हीट ट्रांसफर जो है ना हमेशा कब होगी। अगर मेरे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर एनर्जी है 100 जूल, इतना गर्म है वो, और इसके बराबर में एक और सिस्टम है, उसके अंदर है 50 जूल। तो एनर्जी हमेशा ट्रांसफर कहाँ होती है, हॉट टू कोल्ड होती है। अब कब तक होगी ये, बराबर टेम्परेचर, जब तक दोनों ये इक्वल ना हो जाए। क्या पता दोनों इक्वल होने के बाद दोनों के अंदर जो एनर्जी है वो हो जाए 75, कोई यहाँ भी हो जाए 75। अब इसके अंदर कोई ट्रांसफरेंस
नहीं होगी। यहाँ एक इन्होंने फॉर्मूला बताया इसको कैलकुलेट करने का हीट को। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला आ गया डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। इसमें जो क्यू है डेल क्यू ये बराबर किसके होता है? हीट के। इसमें एम किसके बराबर होता है? मास के। इसमें सी किसके बराबर होता है? स्पेसिफिक हीट के। इसमें डेल टी किसके बराबर है? टेम्परेचर के। कोई मसला है तो पूछ लो। बोलो भाई, कोई मसला? सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर स्पेसिफिक हीट। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? गुड। स्पेसिफिक, हाँ क्या कह रहे हो? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है? 4200। सही है, सबसे ज्यादा वाटर की है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में किस तरह बनाया है सिस्टम? स्पेसिफिक हीट किसी बनाई है? वाटर की सबसे ज्यादा कितनी है? 4200। इसमें मेंशन है या नहीं है? कहाँ चला गया? एक चार्ट होता है उसमें मेंशन होती है, शायद वो 9-10 में चार्ट है। हाँ मैट्रिक में। मैं इसका यूनिट बताऊंगा कैलोरी के अंदर किसका आंसर होता है 4.8। नहीं ये देखो 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये जूल्स पर ग्राम में है। अगर हम केजी में बात करें तो 4200 भी हो जाएगी। और कैलोरी में कितनी होती है? 4.18। हाँ ये अरे ठीक है, तो मसला है तो पूछ लो। बोलो भाई, सही है। तो एक बात तो आपको ये समझ आ गई कि हमेशा कन्वर्जन कहाँ पे होगी? हॉट टू कोल्ड होगी। ये आपको बताना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है इसका? डेल क्यू इक्वल टू एमसी डेल टी। इसके अंदर सारी चीजें आपको मैंने बता दी क्या क्या चीजें इसमें मेंशन। इसके अलावा आ गया कन्वर्जन ऑफ वर्क टू थर्मल एनर्जी। अब वर्क, थर्मल एनर्जी किस तरह वर्क करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपने हीट प्रोवाइड कर दी, अब सिस्टम कैसे कर रहा है? यहाँ पर लिखा वर्क डन ऑन अ सिस्टम कैन लीड टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कंट्रीब्यूटिंग थर्मल एनर्जी। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर। जब भी मैं अपने हाथ को इस तरह मलूंगा तो क्या होगा? मैं वर्किंग कर रहा हूँ। वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? थर्मल एनर्जी में। वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? थर्मल एनर्जी में। यहाँ कह रहे हैं फॉर द मैकेनिकल वर्क डन जनरेट हीट ड्यू टू फ्रिक्शन इंक्रीजिंग देम टू एनर्जी ऑफ योर हैंड्स। द कॉन्सेप्ट PU वर्क कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय इमेजिंग अ गैस सिलेंडर इक्विप्ड विद द मूवेबल पिस्टन शोन द डायग्राम। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या करा? इन्होंने इसके अंदर क्या रखा? कोई ना कोई वो रखा है, क्या कहते हैं, मास रखा है ऊपर। ठीक है, पिस्टन मूव पुश इनटू द सिलेंडर। अब ये पिस्टन इन्होंने जब ऊपर से प्रेस करेंगे तो पिस्टन नीचे जाएगा। मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, वर्क हो रहा है। जब नीचे आएंगे सारे क्या होंगे? करीब करीब आएंगे और यहाँ क्या हीट प्रोड्यूस होगी? फिर क्या हो रहा है? ये टकराएंगे। तो यहाँ जो वर्क है, इस वर्क का मामला होता है W इज इक्वल टू P डेल V। क्या होता है? W इज इक्वल टू P डेल V। दिस वर्क ऑन द सिस्टम। ठीक है, जब मैं इस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन इज कीप आवर साइन कन्वेंशन ऑफ एनर्जी गोइंग इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। ये इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम का बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट मसला करेगा। ठीक है, अगर वर्क होगा ऑन द सिस्टम तो हमेशा नेगेटिव आएगा। यहाँ पर हमेशा नेगेटिव आएगा जब वर्क क्या होगा? ऑन द सिस्टम। सही है। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो इसमें W क्या है? इसमें W वर्क है, इसमें P प्रेशर है, इसमें डेल V वॉल्यूम है। ये आपको पता होना चाहिए। बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव आता है। जब काम हो रहा है तो फिर नेगेटिव आएगा। जब काम सिस्टम पर हाँ, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम एक वर्क कर रहा है, पॉजिटिव। द वर्क इज ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो नेगेटिव आता है। सही है भाई, यहाँ तो कोई मसला? ये 3 फॉर्मूले थे जो चैप्टर थे, इंपॉर्टेंट थे।
अभी तक जो चीजें बनाई हैं उसमें सिर्फ डेफिनेशन आती हैं। यहाँ पर आ गया इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विद इन द सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं तो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर की एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बॉक्स है, अब तुमने इसको क्या करा, हीट करा, हीट करा 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 करा, जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो भागना स्टार्ट कर रहे थे, इतना हीट करा कि ये पहला नहीं बॉक्स, बॉक्स में बॉक्स ही रहा। आप किसी भी सॉलिड को हीट करोगे सॉलिड एक्सपैंड होता है, लिक्विड को हीट करो लिक्विड बॉयल हो जाएगा, ऐसे गैस को हीट करो गैस और एनर्जेटिक प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है गैस, ठीक है, हाँ एक्सपैंड होगा। तो बात यहाँ पे क्या हो रही है कि हमने इतना उसको वो कर लिया। लेट सपोज अगर यहाँ पे मेरे पास ये पार्टिकल थे छोटे छोटे, जब मैं इसको हीट करूंगा अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएंगे हीट के बाद, आफ्टर हीट ये पार्टिकल्स कुछ यूं हो जाएंगे जिसके अंदर एनर्जी आ गई। अब इसके अंदर एनर्जी जितनी भी है वो मॉलिक्यूल को क्या चाहती है, ये भागे। सॉलिड की तो बॉडी है वो कॉम्पैक्ट होती है तो मॉलिक्यूल बाहर निकल नहीं पाते। अगर हम लिक्विड की बात करें और पतीला पर्दे खोल दें तो पानी तो बोल के बाहर आ जाएगा, मगर सॉलिड क्या होगा, फैलना स्टार्ट करता है। तो इनके अंदर एनर्जी जो है वो क्या करेगी, इनको भगाना स्टार्ट करती है, मगर हमने इतनी हीट दी है कि ये एक्सपैंड मतलब फैल नहीं रहे, ठीक है। अब इसको मैं हीट दूंगा, अगर अपनी हाई टेम्परेचर पे नहीं पहुंची, नहीं पहुंच रहे एक्सपेंड एक्सपैंड हो रहा, मगर फिर भी हीट तो आ गई इसके अंदर, है ये सॉलिड सॉलिड ही। अब इसमें हीट जब आई तो हीट इसमें दो तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक, होती है पोटेंशियल। काइनेटिक का मतलब क्या है, जो इनको भगाती है, पोटेंशियल का मतलब क्या है, जो अप एंड डाउन को लेके जाती है। तो वो इन दोनों एनर्जी का सम क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। अब जितनी भी हीट इसके अंदर आ गई है ना वो इंटरनल एनर्जी है। यहाँ पर वैसे डेफिनेशन ये भी लिखी हुई है, एक और भी लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड ही एक्सपेंड होता है बस। The molecules of all substance contain both kinetic potential energy. The amount of kinetic potential of a substance depend on the phases of matter. Solid हो, liquid हो, गैस हो, उस internal energy जो energy अंदर मौजूद है उसको हम बोलते हैं internal energy। क्या? ये भी expand होगा। इसको हम जलाओगे तो चलता रहेगा, पहले से तो खुलता है ना ये। क्या करते हैं? भी एक्सपेंड होगी, हर चीज expand होगी। लेकिन इसकी एक्सपेंडिंग कम होगी हाँ, सॉलिड के मुकाबले, मेटल के मुकाबले में। बस याद रखो मसला, इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट इसका क्या है, जूल है। अब यहाँ जो इंटरनल एनर्जी डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर से भी निकाल सकते हो उसको, रैंडम मोशन से भी निकाल सकते हो, फेज मैटर से भी निकाल सकते हो, डूइंग वर्क ऑन इट, एडिंग हीट टू इट, ये सब इसके पॉइंट है। कोई मसला हो या तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये पढ़ लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज intrinsically related to its temperature when a gas in a container heated। ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आराम से रुक जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मॉलिक्यूल्स भागेंगे, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो डायरेक्ट किससे रिलेशन है इसका, हीट से रिलेशन, टेम्परेचर से रिलेशन है। यहाँ कह रहे हैं increasing their kind of solid where molecules are tightly packed, heating causes the molecules to vibrate more। जब सॉलिड के अंदर मैं हीट करूंगा तो मॉलिक्यूल्स और ज्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैव बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कीप क्लोजर टुगेदर। हाउएवर तो यहाँ पर एक फॉर्मूला इन्होंने लिखा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू del U इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है भाई, del U इज इक्वल टू 3/2 हाँ K del T। इसमें जो ये U है इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, सही है। इसमें जो डेल टी है इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर, और जो के है वो क्या है, वो कांस्टेंट। बात समझ आ गई, ये भी कांस्टेंट है। ये चीजें आपको वहां से मिली हैं पीछे से, जो आपने वो टॉपिक पढ़ा था। नहीं ये पीछे टॉपिक पढ़ा होगा, वहां से मिलती है चीजें। ये मैंने लास्ट जो डेफिनेशन कराई है ना आपको, हाँ उससे रिलेटेड है। काइनेटिक एनर्जी 0.2 K2, तो सेम फॉर्मूला है बस, यहाँ काइनेटिक एनर्जी और वहाँ पे इंटरनल है, यहाँ 0.2 यहाँ KT है। अब यहाँ के गैस के मुताबिक होगा, वहाँ के जो भी चीज होगी उसके मुताबिक होगा, सही है, सेम फॉर्मूला है। अच्छा आगे, देयरफॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये बात समझ आ गई, अगर मैं इन दोनों चीजों को हटाऊंगा तो मेरे पास कंडीशन क्या आएगी कि डेल यू क्या है, वो डायरेक्टली है किसके, डेल टी है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये पॉइंट समझ आना चाहिए।
देखो यहाँ सिंपल सी एक बात दिखी हुई है, एज अ कंटेनर इज हीटेड द गैस मॉलिक्यूल मूव फास्टर, और जब मैं इसको कूल डाउन करूंगा तो मॉलिक्यूल्स लोअर हो जाएंगे। इतना तो कॉन्सेप्ट है, क्या मसला है तो बताओ। सही है, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। यहाँ लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक टर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। ये चीज समझने वाली है, थोड़ी बहुत मतलब एमसीक्यूज में आ सकती है। यहाँ लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम अंडरगोस फिजिकल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। चाहे आप सिस्टम में हीट ला रहे हो या सिस्टम से हीट बाहर निकाल रहे हो, कुछ भी करने में अगर उसकी फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो। फिजिकल का मतलब क्या है, मैं किसी सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, उसकी लेंथ बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रहा है। अगर बात करूँ केमिकल की, तो मॉलिक्यूल्स भाग रहे थे, वो स्लो स्लो हो गए। अगर मैं गैस के पार्टिकल्स को कूल डाउन करूं तो वो रुक जाए, आराम से शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर चेंज आ गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का चेंज आए, इसको हम बोलते हैं हम थर्मोडायनामिक्स। थर्मो का मतलब ठीक है, डायनामिक्स का मतलब है मोशन, ठीक है। यहाँ आ गया द बाउंड्री। अच्छा, यहाँ एक 3 पॉइंट है, बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग। बात समझ आ गई क्या क्या है? बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग। इधर देखो भाई, लेट सपोज मैं एक लैब में काम कर रहा हूँ, मैंने इस सिस्टम में छोटा सा इस पे काम कर रहा हूँ और इसको मैंने एक कांच के बॉक्स पे रख दिया। तो जो चीज अंडर ऑब्जर्वेशन होती है उसको बोलते हैं सिस्टम। सही है। और जिसको इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ बाउंड्री। और इसके बाद जितना भी एरिया है, ये सारा क्या कहलाता है? सराउंडिंग। का मसला है तो बताओ। द बाउंड्री द फिजिकल और इमेजिनरी सेपरेशन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री वो चीज है जो सिस्टम को और सराउंडिंग को अलग करके रखती है। हाँ, जाहिर अगर मैं किसी लैब के अंदर एक टेबल के ऊपर कोई सिस्टम चीज, कोई भी चीज रखता हूँ, ऑब्जेक्ट रखता हूँ, उसको शीशे में बंद कर देता हूँ, तो शीशा उसको किससे बजा रहे हैं? सराउंडिंग से। तो ये वो लाइन है बाउंड्री, एक इमेजिनरी लाइन होती है। अच्छा, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, वही सी भी इमेजिनरी लाइन। वैसे तुम लोग को बोल रहा हूँ क्योंकि शीशा हमेशा नहीं होता। जो सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है ना, इसमें सिस्टम, उस चीज को कहते हैं सिस्टम। पढ़ो कोई भी वो चीज जो आप अंडर ऑब्जर्वेशन लेकर आ रहे हैं, कोई भी वो चीज। कहाँ गया? इसमें सिस्टम की डेफिनेशन नहीं लिखी थी क्या? A thermodynamic system is a specific portion of physical universe that chosen for analysis. कोई भी चीज आप उसको एनालाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्कर को एनालाइज कर रहा हूँ, अब मैं सोचो मार्कर के अंदर क्या चीज है, तो ये मार्कर क्या हो गया? सिस्टम। ये बाउंड्री लेयर क्या हो गई? बाउंड्री। और बात क्या है? सराउंडिंग। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बात समझ आ गई? 3 डेफिनेशन बढ़ा दी, कोई मसला है तो बता दो मुझे। अब सिस्टम मेरे पास 3 तरीके से होगा। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज, और एक होता है आइसोलेटेड। ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम, चाय का कप। ओपन सिस्टम, ऊपर से खुला हुआ है लेकिन। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? वो सिस्टम जिसके अंदर मास भी ट्रांसफर हो और एनर्जी भी ट्रांसफर हो। मास भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी तो रिलीज हो जाएगी। मास कैसे ट्रांसफर? चाय को छोड़ के पानी का ले लो छोटा सा गिलास, उसको यहाँ फेंक दो, पानी भी एवापोरेट हो जाएगा, तो मास भी चला गया और गर्म पानी भी कर लो। चलो, अगर आप पानी को गर्म करके यहाँ फेंक दो, छोटा सा पानी यहाँ पे एक छोटा ड्रॉप यहाँ रख दो, सही है ना? एनर्जी ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा हो गया, एनर्जी ट्रांसफर हो गई, पानी भी खत्म, मास भी गया। तो ये चीज जमीन हो गई ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, बॉटल। इस बॉटल को आप क्या कर दो? फ्रिज से निकाला, ठंडी बोतल थी, 1 घंटे बाद पूरी बोतल गर्म हो गई, बोतल का ढकना बंद है, जिंदगी भर पानी बोतल के अंदर रहेगा। इसका मतलब एनर्जी तो गई, एनर्जी तो गई, मगर मास, बोलो भाई, नहीं आ सकते। सही है।
यहाँ लिखा हुआ है इन एन ओपन सिस्टम बोथ हीट एंड मैटर कैन बी एक्सचेंज। अच्छा मैं मास लिख रहा हूँ, वहां पे मैटर लिखने का, मैटर भी एक्सचेंज होगा या फिर मास भी। एग्जाम्पल क्या है, अब मैटर कैन एस्केप फ्रॉम द कॉफी एंड कैन बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग एयर अ कप ऑफ हॉट कॉफी। बात समझ आ गई? तो यहाँ क्या आएगा, वो मास नहीं है बल्कि मैटर है। मास वजन को कहते हैं, वजन क्या है, सिर्फ आप समझोगे कि सॉलिड चीज है, मगर मैटर में क्या है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। समझ आई बात? समझ आ गई दोनों बातें? क्लोज में आ जाओ, क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, सिर्फ हीट चेंज होगी, मैटर नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है इसकी, कोई भी चीज उसके ऊपर लिड रख दिया मैंने, इसमें लिखा हुआ पॉट। पॉट किसे कहते हैं, कोई भी क्या उसके ऊपर लिड रख दो तो कुछ भी नहीं होगा, एनर्जी होगी, मैटर नहीं होगा। लास्ट है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड जिंदगी में होता नहीं है, ये सिस्टम आप नहीं बना सकते। इन्होंने एग्जाम्पल दी है कैटल की, तो कैटल में जो कैटल है, आप चाहो तो अच्छी वाली कैटल लेकर आ जाओ। अगर आप अच्छी वाली कैटल लेकर आ जाओ, 20,000 वाली, 50,000 वाली, 3-4 दिन तक पानी ठंडा रहेगा, जिंदगी भर तो नहीं रहेगा। तो ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। कॉन्सेप्ट समझ लो कि इसके अंदर कहीं पर भी ना इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, ना एनर्जी होगी, ना पे मैटर। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ ना, ये देखो ना, पढ़ो भी समझ आएगा। टाइम बाद Isolated system, neither heat nor matter can be exchanged with the surrounding. A thermoplast is designed to provide heat transfer. Content inside hot or cold for a long period with the exchange of time. System as shown in the figure is a thermoplast. वरना ऐसा होता नहीं है, इन्होंने बस बता दिया ऐसा सिस्टम भी हो सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो, कहीं मसला आ रहा है वही पूछ। काम कौन हाँ काम हाँ, ये सब वही है, तुमने पहले पढ़ा हुआ ही है, तो इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक ये उतारना तो उतार लो, फिर मैं आगे वर्डन बैग करवाता हूँ। पढ़ा दे। छोटा भाई भी है। हाँ देखो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, वर्क डन बाय गैस व्हेन अ गैस एक्सपैंड इट डज वर्क ऑन द सराउंडिंग। जब भी गैस एक्सपैंड होगी तो क्या होगा, जब भी गैस एक्सपैंड होगी, गैस को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ तो क्या होगा, हम पतीले के अंदर अगर पानी को बॉईल करते हैं, क्यों नहीं होगी, किसने बोला गैस एक्सपैंड नहीं होगी? पागल हो गए, मैंने तो कुछ नहीं बोला। बोलिए लिक्विड गैस सॉलिड एक्सपेंड होता है। सब एक्सपैंड होता है, मैंने बोला, मैंने ये कभी नहीं बोला कि अभी बोल रहे थे वो ये बोल रहा ना डर। लिक्विड और बोला ना फ्लूइड और प्लाज्मा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये कल जाके देखना मैंने क्या बोला था, रिकॉर्ड है, मैं बताया था मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि सॉलिड को मैं हीट करूंगा तो एक्सपेंड होकर क्या बन जाएगा, लिक्विड। लिक्विड को हीट करूंगा, एक्सपेंड होकर क्या बन जाएगा, बॉयल हो जाएगा, वो फिर ऊपर तक आएगा। बोतल भी बेच रहे हैं। हाँ तो गैस में भी यदि होता है, गैस भी एक्सपेंड नहीं होगा। हाँ भाई मुर्गी भागना स्टार्ट करेंगे, फैलती जाएगी वो। नहीं, वो तो छूनेगा नहीं, वो हीट से करना है। हीट से करना है ना, तो हीट से कैसे होगी? सुनो, एक सिलेंडर है, हाँ एक सिलेंडर है, इसके अंदर लगा हुआ है पिस्टन। ये पिस्टन है मूवेबल। क्या है मूवेबल का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे से हीट दो तो क्या होगा, मॉलिक्यूल भागेंगे, मोशन होगा, काइनेटिक। इधर उधर भागेंगे, हाँ, ऊपर भागेंगे। पिस्टन नेक्स्ट स्टेज में कहाँ से चले जाएगा, ऊपर। पिस्टन यहाँ तक आ गया, तो ये एक्सपैंड हुई है गैस, क्या हुई है गैस, क्या हुई है, वो गैस कौन सी लेगी? सही है, अगर वजन हुआ आपको पिस्टन में लगे जाएगा सिलेंडर, सही है। अच्छा तो यहाँ लिखा है एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब मैं इसको हीट करूंगा
तो ये ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेगा, साइड में भी अप्लाई करेगा, सही है ना, प्रेशर अप्लाई करेगा। ये कह रहे थे बॉडी फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन वे आर एक्सपेंडिंग स्टीम पुशेस द पिस्टन टू रन द इंजन द वर्क डन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज टू कांस्टेंट प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे मैं हीट अप्लाई कर रहा हूँ, सही है, तो प्रेशर लगा, वॉल्यूम चेंज हुआ, तो वर्क का यहाँ फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू P डेल V। इसकी डेरिवेशन करनी है आप, चाहिए आया किस तरह, सही है। सबसे पहले यहाँ पर डेरिवेशन लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस मींस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन इज इक्वल टू, हाँ हाँ आप समझो इधर, सिस्टम वैसे ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम ये न्यूमेरिकल में नजर आएगा आपको। डेरिवेशन में आप W लिखो, P डेल V लिखोगे हमेशा, सिर्फ नेगेटिव साइन न्यूमेरिकल में यूज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा आप समझो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मैं कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी मैं सिलेंडर ही बना देता हूँ, ये सिलेंडर है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा तो मॉलिक्यूल्स पिस्टन पे और वॉल पे क्या करेंगे, फोर्स बनाएंगे। फोर्स अप्लाई करेंगे। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर भी हो रहा है और एरिया भी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको आप सॉल्व कर लो तो F किसके बराबर हो गया, P मल्टीप्लाई बाय A के। इसमें P क्या है, वो प्रेशर जिसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, A इसका यही है। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये कौन सी आ गई, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। तो मसला आगे कहा जा रहा है, वेयर P प्रेशर A क्रॉस एरिया, वेयर W इज इक्वल टू F डॉट S के बराबर होता है। ये बात समझ आ रही है, सुनो भाई। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, क्या, W इसके बराबर होता है, W बराबर किसका होता है, F डॉट S का। जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। बोलो भाई ऐसे ही होता है, हाँ भाई। ये आ गया वर्क का फॉर्मूला, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें ये पता है कि हमने जो फोर्स निकाला है वो P मल्टीप्लाई बाय A के बराबर है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, स्पेस में पुट कर दिया, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, P मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय S। क्लियर है। अब यहाँ पे A क्या है, एरिया। एरिया किसे कहते हैं, अगर मेरे पास इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ हो, ये कितना होता है, अगर मैं बोल दूं लेंथ इंटू ब्रेथ में एक और हाइट मिला दूं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, अब क्या हो जाएगा, तो ये दो साइड है, एक साइड ये, इसमें से मल्टीप्लाई करो, W इक्वल कितना हो गया, P मल्टीप्लाई बाय डेल V लिखते हैं, तो यहाँ हो गया W इक्वल टू P डेल V। मसला है तो पूछो, इसको बोलते हैं वर्क डन बाय गैस। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट है, कोई सी भी डिस्टेंस ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। एक साइड है, दो साइड ये, एक साइड ये रही, तब तीन साइड हो गया तो ये वॉल्यूम हो गया। अब क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम आता है, जाहिर है हमारे पास पिस्टन लेट सपोज यहाँ है, तो मैं हीट करूंगा पिस्टन यहाँ जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो डेल V लिखते हैं। प्रेशर से P क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर बढ़ना स्टार्ट करता है, वो पिस्टन ऊपर लेके जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब पिस्टन यहाँ से यहाँ चला गया तो पिस्टन ने क्या करा, वर्क करा, तो वर्क भी आ गया। तो इसको बोलते हैं वर्क डन बाय गैस। मसला है तो पूछ लो, प्रेशर कांस्टेंट क्यों है भाई, हाँ जब ऊपर प्रेशर जाएगा तो प्रेशर एक ही रह जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। पर यहीं तक रखते हैं, कल होगी तो नेक्स्ट क्लास में, कल मैं ऐसे वो